स्वागत है आपका अपना सपना जीआरएफ पर, जहां हम तैयारी करते हैं सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस के लिए। आज की इस वीडियो में हम पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज हम कौन से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा, आज जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वो सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस से आए हुए हैं। और जो पेपर हमारा सितंबर 2022 में हुआ था, जिसको जून 22 भी कहा जाता है, तो पेपर जो इवनिंग शिफ्ट में हुआ था उसके अंदर यूनिट नंबर 4 यानी सेल कम्युनिकेशन और सेल सिग्नलिंग से जो भी क्वेश्चन आए हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस पूरे पेपर को अगर एक बार देखा जाए तो इसमें पार्ट बी के अंदर, मतलब इस यूनिट से पार्ट बी के अंदर 4 क्वेश्चन आए हुए हैं और पार्ट सी के अंदर 6 क्वेश्चन आए हैं। पहले हम बात करेंगे इन 4 क्वेश्चन की, फिर हम बात करेंगे इन 6 क्वेश्चन की। चलिए मूव करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन पर, जो कि पार्ट बी से आया हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन आईडी 178। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज नॉट रिलेटेड टू द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स यानी ECM। यहाँ पर आपको 4 कंपाउंड दिए गए हैं, 4 प्रोटीन दिए गए हैं। चारों में से 3 तो क्या है, ECM है, लेकिन एक नहीं है। आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो देखो, सबसे पहले बता देती हूँ, ECM क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, यानी ऐसा कंपाउंड, ऐसे प्रोटीन, ऐसा मैट्रिक्स जो कि सेल के बाहर होता है। अब वो बाहर रह के क्या करेगा, वो सेल को एक सॉलिड सरफेस की रिक्वायरमेंट होती है अपनी ग्रोथ के लिए। अगर उसे वो सॉलिड सरफेस नहीं मिलेगा तो उस सेल की डेथ हो जाती है। तो उस सेल को एक सॉलिड सरफेस देने के लिए होता है ECM। साथ साथ एक दूसरे जो सेल होते हैं वो आपस में भी जुड़े होते हैं। तो वो किस की हेल्प से जुड़ते हैं, ECM की हेल्प से ही जुड़ते हैं, ताकि वो एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन भी कर सके। तो यहाँ पर ये जो चारों दिए गए हैं उसमें से जो लेमिन है वो ECM नहीं होता है। बाकी कैडरिन है और विट्रोनेक्टिन है, सेलेक्टिन है, ये तीनों ही ECM के अंदर आते हैं। अब लेमिन क्या है, देखो, जो सेल होता है, सेल का जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन होता है, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ये लेमिन। काफी टाइप के होते हैं, जैसे लेमिन A है, लेमिन B है और लेमिन C है। ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के प्रोटीन है, ना कि ये ECM है। अब ECM में ही एक और कंपाउंड आता है, प्रोटीन आता है, जिसका नाम है लेमिनिन। तो वहां पर लेमिनिन और लेमिन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लेमिनिन तो क्या है, ECM है, लेकिन लेमिन क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का प्रोटीन होता है। तो हमसे पूछा भी है कौन सा नहीं है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 3rd, लेमिन। देखो यहाँ लिखा भी है, लार्ज नेटवर्क ऑफ प्रोटीन एंड अदर मॉलिक्यूल दैट सराउंड, सपोर्ट एंड गिव स्ट्रक्चर टू अ सेल्स एंड टिश्यूज इन द बॉडी इज कॉल्ड ECM। इट इज कंपोज ऑफ 3 कैटेगरीज ऑफ मटेरियल, यानी कि जो ECM है वो 3 कैटेगरी से बनता है। एक होता है ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकन एंड देयर प्रोटियोग्लाइकन रेजिस्ट कंप्रेसिव फोर्सेस। एक होता है एडेसिव ग्लाइकोप्रोटीन, जिसमें लेमिनिन आएगा, फाइब्रोनेक्टिन आएगा, टेनासिन आएगा और न्यूरोजिन्स आएगा। और 3rd होते हैं फाइब्रस प्रोटीन, जैसे कि इसमें कोलेजन है और इलास्टिन है। ये 3 कैटेगरी हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। तो लेमिनिन भी क्या है, एक ECM है, बट लेमिन नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आईडी 179 से। क्वेश्चन दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कैंसर इज इनकरेक्ट। ये क्वेश्चन कैंसर से आया है। 4 स्टेटमेंट देके रखी है, 3 सही है, 1 गलत है, बताना है कौन सा है। फर्स्ट में है द c-MYC जीन इज ट्रांसलोकेटेड टू वन ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन लोकाई इन अ मेजॉरिटी ऑफ बुर्किट्स लिम्फोमा। तो जो बुर्किट लिम्फोमा है उसके अंदर c-MYC जीन का ट्रांसलोकेशन होता है, किसके ऊपर, इम्यूनोग्लोबुलिन लोकाई के ऊपर। ये बात बिल्कुल सही है, अगर आपने पढ़ा है बुर्किट लिम्फोमा के बारे में तो ऐसा ही होता है। जो 8th क्रोमोसोम है और जो 14th क्रोमोसोम है उनमें ट्रांसलोकेशन हो जाता है। तो यहाँ पर जो 8 क्रोमोसोम है उसके पास c-MYC जीन होता है और ये जो 14 है उसके पास एंटीबॉडी H चेन होती है। तो ये पोर्शन यहाँ से कट जाता है और ये पोर्शन यहाँ से कट जाता है, फिर ये यहाँ आएगा और ये यहाँ चला जाता है। तो हमें कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दिखती है 8 की और कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है 14 क्यों की, जिसके अंदर c-MYC भी आ गया है और H चेन भी आ गई है। तो ये अब फिर कॉज करता है बुर्किट्स लिम्फोमा। तो यहाँ पर भी ये बात लिखी है, ये सही स्टेटमेंट है। सेकंड में लिखा है वायरल इंटीग्रेशन इनटू द सेलुलर जीनोम में कन्वर्ट अ प्रोटो ऑन्कोजीन इनटू एन ऑन्कोजीन। ये ऑन्कोजीन क्या होते हैं, वो जीन है जो कि कैंसर को कोज करते हैं। तो समटाइम ऐसा होता है, कुछ वायरस अपने जीनोम को हमारे या फिर होस्ट के सेल के अंदर इंटीग्रेट कर देते हैं, जिसके कारण ये जो प्रोटो ऑन्कोजीन है जो कि नॉर्मल होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं ऑन्कोजीन के अंदर जो कि कैंसेरियस होते हैं, ऑन्कोजीन। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। 3rd में लिखा है द फंक्शन ऑफ P53 and RB are augmented by the E6 and E7 protein of human papilloma virus। यानी कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है उसके पास 2 यूनिट्स होती हैं, E6 और E7।
इसमें लिखा है जो E6 है वो ऑगमेंटेड करता है P53 को और E7 क्या करता है RB को। ऑगमेंटेड का मतलब होता है उनकी एक्टिविटी को इंक्रीज करना, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। अगर आपने पढ़ा है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के बारे में तो ये क्या करता है, इसकी जो E6 यूनिट है वो P53 को रोक देती है, उसके काम को नहीं करने देगी। और ये जो E7 यूनिट होती है वो रोक देता है RB को, रेटिनोब्लास्टोमा को, जो कि दोनों ही क्या है, ट्यूमर सप्रेसर जीन है, यानी ये कैंसर नहीं होने देते हैं लेकिन ये कैंसर करता है। तो इसकी दो सब यूनिट जो है सबसे पहले इनको इनहिबिट कर देती है, लेकिन हमारे ऑप्शन में दिया है कि ये दोनों इनकी एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, तो ये बात हो जाएगी बिल्कुल गलत। तो थर्ड ऑप्शन है हमारा गलत। फोर्थ में लिखा है मैनी केस ऑफ मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर डिस्प्ले इंक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर लाइक रिसेप्टर दैट इज HER2। तो HER2 क्या है, एक प्रोटो ऑन्कोजीन है, लेकिन जब इसमें म्यूटेशन होता है तो ये ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाता है, लगातार सेल को डिवाइड करता रहता है, जिस वजह से ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, हमसे पूछा गलत है, गलत ऑप्शन है हमारा थर्ड, तो सही आंसर भी क्या हो जाएगा, थर्ड। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन ID 180 है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द सक्सेसफुली एंटी कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के लिए जो वैक्सीन बनती है उसका नेचर क्या है। तो ये बात तो बिल्कुल मतलब ये क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट आया हुआ है, आपको इसकी वैक्सीन के बारे में पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है थर्ड, यानी कि जो L1 मेजर कैप्सिड प्रोटीन है सेल्फ असेंबल इनटू वायरस लाइक पार्टिकल VLP, इसकी हेल्प से इसकी वैक्सीन को तैयार किया जाता है। हमारा सही आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ID 181 से। क्वेश्चन दिया है एन एंटी इडियोटाइपिक एंटीबॉडी विद फ्लोरेसेंट टैग वाज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ द इम्यून सेल इन टिश्यू सेक्शन फ्रॉम अ हेल्दी इंडिविजुअल स्पेसिफिकली बाय सेल सरफेस लेबलिंग, यानी कि यहाँ पर एक हेल्दी इंडिविजुअल से एक टिश्यू का सेक्शन लिया गया है और इस टिश्यू के पास बहुत सारे सेल हैं, जैसे कि काफ़ी सारे सेल हैं और इन सेल में कुछ इम्यून सेल भी प्रेजेंट है और हम ये जानना चाहते हैं कि इनमें से कौन कौन से इम्यून सेल है। तो उसको जानने के लिए हमने इस्तेमाल किया है एंटी इडियोटाइपिक एंटीबॉडीज को। तो इस क्वेश्चन में फिर आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट चांस ऑफ गेटिंग डिटेक्टेड, यानी कि इन चारों में से कौन से के पास सबसे ज्यादा हाईएस्ट चांस है कि वो इसके थ्रू डिटेक्ट की जा सकती हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, देखो ये कोई भी एंटीबॉडी है, इसके पास ये वेरिएबल रीजन होता है, यानी जितनी भी एंटीबॉडीज है उनका ये जो पोर्शन है डिफरेंट होता है, जिस वजह से हम बता सकते हैं कि ये कौन सी एंटीबॉडी है और ये कौन सी है। तो ये जो वेरिएबल रीजन होता है इससे बाइंड करता है एंटीजन, तो ये तो नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन अगर किसी एंटीबॉडी से कोई दूसरी एंटीबॉडी बनती है और बाइंड करती है, जैसे देखो ये एंटीबॉडी है, इसका ये वेरिएबल रीजन है, तो ये एंटीजन के लिए है, लेकिन अगर वो हम किसी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो उस एंटीबॉडी के रिस्पॉन्स में भी कोई दूसरी एंटीबॉडी बनती है, तो वो जो बनती है उसे बोलते हैं एंटी इडियोटाइपिक एंटीबॉडीज। तो क्योंकि ये जो रेड वाली है ये किसके रिस्पॉन्स में बनी है, इस एंटीबॉडी का जो इडियोटाइप है यानी कि जो वेरिएबल रीजन है उसके अगेंस्ट ये बनी है, तो इसको हम बोलते हैं एंटी इडियोटाइपिक एंटीबॉडीज। तो ये जो होती हैं ये सबसे ज्यादा डिटेक्ट करती हैं बी सेल को, जो बी सेल होते हैं सबसे पहले ये उनको डिटेक्ट करने में हेल्प करती है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा सेकंड, यानी कि सबसे हाईएस्ट चांस किसके डिटेक्ट होने के हैं, मैच्योर जो बी सेल है स्प्लीन के अंदर जो होते हैं उनका चांस होता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, तो पार्ट बी के सारे क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं। अब बात करते हैं पार्ट सी के क्वेश्चन की। क्वेश्चन ID 233 से है, क्वेश्चन एक्सपेरिमेंटल दिया गया है, पूछा है For an experiment, the heptane DNP was conjugated with the carrier protein BSA or with the carrier protein OVA। देखो ये जो DNP है ये क्या है, एक हेप्टेन है, डाइनाइट्रोफिनोल जो है एक हेप्टेन है। अब ये जो DNP है, देखो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, एक्सपेरिमेंटल है, लेकिन हार्ड नहीं है बिल्कुल भी, ध्यान से हम करेंगे तो सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हेप्टेन DNP है ये एक एंटीजन तो है लेकिन एक इम्यूनोजन नहीं है। डिफरेंस क्या होता है, एंटीजन भी क्या है, एक मतलब पैथोजन का पार्ट हो सकता है और इम्यूनोजन भी, लेकिन डिफरेंस ये है कि एंटीजन जो होता है एक बॉडी के अंदर अगर एंट्री करता है तो उसके रिस्पॉन्स में वो बॉडी जो है जहां उसने एंट्री किया है वो अपना इम्यून सिस्टम इंक्रीज भी मतलब इनहांस भी कर सकते हैं और नहीं भी। लेकिन जो इम्यूनोजन होता है अगर वो बॉडी के अंदर एंट्री करता है तो उसके अगेंस्ट बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम जरूर फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये जो DNP है, हेप्टेन DNP है, ये एक एंटीजन तो है लेकिन इम्यूनोजन नहीं है, यानी अगर ये बॉडी के अंदर जाएगा DNP तो उसके खिलाफ बॉडी के अंदर कोई भी एक्शन नहीं होगा।
ठीक है। लेकिन अगर ये हेप्टेन डीएनपी को हम भेजते हैं एक कैरियर प्रोटीन के साथ में, जैसे कि BSA है और जैसे कि ओवा है, तो उसके साथ में अगर उसको भेजते हैं तो ये बिल्कुल पक्का है कि उसके रिस्पॉन्स में वहां पर जो एंटीबॉडीज है या फिर जो इम्यून सिस्टम है वो बनेगा। ठीक है, आगे लिखा है, अ सेट ऑफ माइस वेयर प्राइम्ड विद आइदर DNP BSA कंजुगेटेड और विद ओवा which was not conjugated to DNP. The following experiment were then performed. देखो क्वेश्चन में हमसे क्या लिखा बताया क्या है कि हेप्टेन क्या है, एक डाई नाइट्रोफिनाइल, DNP भी एक हेप्टेन है जो कि स्मॉल मॉलिक्यूल होता है दैट इंड्यूस स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स व्हेन अटैच्ड टू अ प्रोटीन और पेप्टाइड। यानी ये जो DNP है अगर हम इसे कंबाइन करते हैं BSP के साथ में या फिर ओवा के साथ में और तब हम किसी बॉडी के अंदर इसको भेजते हैं, DNP भेजते हैं, तो इसके अगेंस्ट पक्का एक इम्यून रिस्पॉन्स होगा, ये बात कही है। लेकिन अगर अकेले को भेज देंगे तो कोई इम्यून रिस्पॉन्स बॉडी के अंदर नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखो हमसे कहा क्या है, ये सब बातें हमने पढ़ ली हैं कि क्या किया गया है। इसके अंदर एक माइस को लिया गया है और उस माइस के अंदर क्या किया है, DNP BSA को भेजा गया और फिर साथ में OVA को भेजा गया, वॉज नॉट, जिसको DNP से कंजुगेट नहीं किया था। तो फिर कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए, आपसे पूछा है कि इसमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ऑफ माइस विल जनरेट द सेकेंडरी एंटी हेप्टेन रिस्पॉन्स टू DNP। सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या होता है, देखो एक बार DNP BSA के साथ में या फिर ओवा के साथ में बॉडी के अंदर चला गया, जाने के बाद फिर वो बॉडी क्या करती है, एक प्राइमरी रिस्पॉन्स करती है, मतलब उसके लिए कुछ भी सेल बनाएगी, एंटीबॉडीज बनाएगी। और फिर जब ये दूसरी बार जाता है, जब ये दूसरी बार जाएगा तो फिर से वहां पर उस बॉडी के अंदर वो रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, तो उसको बोलते हैं फिर सेकेंडरी रिस्पॉन्स। जो कि सेकेंडरी रिस्पॉन्स थोड़ा फास्ट होता है क्योंकि यहाँ पर मेमोरी सेल बन जाते हैं, लेकिन ये प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या है, थोड़ा सा लॉन्ग होता है क्योंकि इसमें मेमोरी सेल बनाने पड़ते हैं, सब चीजें पहले से अरेंज नहीं होती, करनी पड़ती हैं। तो इसमें कहा है कि DNP के लिए सेकेंडरी रिस्पॉन्स कौन से एक्सपेरिमेंट में देखने को मिलेगा। तो अभी हम बात करेंगे कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट को यहाँ पर किया गया है। ठीक है, बात करते हैं जो ए स्टेटमेंट है, जो ए एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पर एक एक्स-रे इरेडिएटेड सिंजेनिक माइस लिया गया जिसको इंजेक्ट किया गया स्प्लीन सेल फ्रॉम बोथ DNP BSA प्राइम माइस एंड ओवा प्राइम माइस से एंड देन चैलेंज विद द DNP ओवा कंजुगेट। यानी कि एक ऐसा माइस लिया गया जिसके अंदर हमने स्प्लीन सेल लिए हैं, किसके, DNP BSA प्राइम माइस के, यानी कि एक ये माइस है और एक ये माइस है। ये कैसा माइस है, जिसके पास हमने DNP और BSA को पहले ही भेज रखा है, और दूसरा कैसा है जिसके पास केवल हमने ओवा सेंड किया है, DNP नहीं किया है। तो यहाँ से इसके सेल लिए गए और यहाँ से इसके सेल लिए गए, और आपसे पूछा है क्या यहाँ पर जब हम सेंड करेंगे क्या DNP ओवा, तो क्या वहाँ पर सेकेंडरी रिस्पॉन्स आएगा या नहीं आएगा। तो हमने जब पहली बार वहां DNP BSA भेजा था तो रिस्पॉन्स आया था, और ओवा भेजा था तब भी रिस्पॉन्स आया था प्राइमरी। अब ओवा आने के बाद जब सेकेंडरी रिस्पॉन्स देखा गया तो भी वहां ओवा अगर भेजेंगे साथ में तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स वहां जरूर मिलेगा, क्योंकि प्राइमरी रिस्पॉन्स के टाइम हमने ओवा को भेजा था तो उसके लिए प्राइमरी रिस्पॉन्स बना था। अब जब हम दूसरी बार भी ओवा को भेजेंगे तो वहां पर सेकेंडरी रिस्पॉन्स जरूर बनेगा। ठीक है, तो ए स्टेटमेंट हो गया हमारा सही। अब देखिए बी में लिखा है एक्स-रे रेडिएटेड सिंजेनिक माइस लिया जिसको हमने इंजेक्ट किया है T सेल डिप्लीटेड स्प्लीन सेल फ्रॉम DNP BSA। यानी एक माइस तो ऐसा है जिसके पास हमने DNP BSA भेजा था, और दूसरा माइस क्या है जिसको केवल हमने ओवा दिया था। और फिर हमने क्या किया, ओवा का जिसके पास हमने ओवा दिया था वहां से लिया हमने स्प्लीन सेल, और जिसके पास हमने DNP BSA भेजा था उससे हमने लिया है ऐसा स्प्लीन सेल जिसके पास T सेल नहीं है, जिसके पास T सेल नहीं है, यानी कि T सेल यहाँ नहीं है। अब हमारा एक माइस है, और अब इस माइस को अगर हम देते हैं DNP ओवा तो क्या वहां सेकेंडरी रिस्पॉन्स आएगा या नहीं आएगा। यहाँ पर भी आएगा क्योंकि हमने पहले में ओवा सेंड किया था, और जब हम फिर से ओवा देते हैं तो वहां पर DNA ओवा के लिए रिस्पॉन्स आएगा। प्राइमरी यहाँ पर आया था, और जब हम यहाँ पर करने के बाद फिर से ओवा भेजते हैं तो वहां पर सेकेंडरी रिस्पॉन्स भी मिलेगा आपको। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। अब देखिए सी में क्या लिखा है, एक्स-रे रेडिएटेड सिंजेनिक माइस वर इंजेक्टेड विद स्प्लीन सेल फ्रॉम द DNP BSA प्राइम माइस एंड T सेल हमने लिए हैं, मतलब T सेल डिप्लीटेड स्प्लीन सेल लिए हैं फ्रॉम ओवा प्राइम माइस से एंड देन चैलेंज विद द DNP ओवा कंजुगेट। अब की बार क्या किया, एक ऐसा माइस जिसके पास हमने DNP BSA दिया था, और एक दूसरा
माइस जिस पर हमने क्या किया था, केवल ओवा दिया था। अब जो नया माइस हमने बनाया है उसमें हमने क्या लिया है, यहां से लिए हैं हमने स्प्लीन सेल और यहां से लिए हैं हमने वो स्प्लीन सेल जिसके पास टी सेल नहीं है, और फिर हमने इसको क्या दिया, हमने फिर इसको DNP ओवा दिया है। ठीक है, तो अब सेकेंडरी रिस्पॉन्स आएगा या नहीं आएगा, तो यहां पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, देखो ओवा हमने दिया था इसमें, लेकिन यहां से जो स्प्लीन सेल लिए हैं उसके पास टी सेल ही नहीं है। टी सेल तो क्या करेंगे, मेमोरी बनाएंगे ना ओवा के लिए, लेकिन यहां से जो स्प्लीन सेल लिया था ओवा से, उसमें टी सेल ही नहीं है। तो जब आप दूसरी बार ओवा सेंड करोगे तो इस ओवा के लिए यहां कोई भी मेमोरी नहीं है, तो प्राइमरी रिस्पॉन्स तो आता है लेकिन सेकेंडरी नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा गलत, इसमें सेकेंडरी रिस्पॉन्स नहीं आता है। आई होप आपको ये बातें समझ आई होगी। अगर आया है तो देखो हमारा जो ए है उससे भी सेकेंडरी रिस्पॉन्स आएगा, बी से भी आएगा, लेकिन सी से नहीं आएगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा द माइस इन एक्सपेरिमेंट ए एंड बी के अंदर सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा। डी विल बी द राइट आंसर। अभी भी अगर क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लेना मुझसे, मैं बता दूंगी। ठीक, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2, 3, 4 ID से। क्वेश्चन दिया है कंसीडर द डिफेक्ट इन ह्यूमन मैक्रोफाज सेल लाइन, कॉलम ए के अंदर दिया है, और इसका क्या रिस्पॉन्स होगा, क्या रिजल्ट होगा, वो कॉलम बी के अंदर दिया है। ठीक है, तो इसको समझाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बातें बता देती हूँ। जैसे देखो MHC1 है, MHC2 है, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। जो MHC1 है वो हर एक सेल के पास होते हैं जिनके पास भी न्यूक्लियस है, और जो MHC2 होते हैं वो उन सेल के पास होंगे जो एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं, यानी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल APC जो होते हैं उनके पास होता है MHC2। अब जो MHC1 है वो TC सेल से कंबाइन करता है, और जो MHC2 है वो कंबाइन करता है TH सेल के पास, TH सेल से, यानी जो TH हेल्पर सेल होते हैं उनसे, और ये साइटोटॉक्सिक सेल से। अब TC सेल के पास होता है CD8+ और इसके पास होता है CD4+। ठीक है, इतनी बात समझ आई। तो देखो यहाँ पर MHC क्लास 1 है, ये MHC क्लास 2 है, ये इसका स्ट्रक्चर दिया गया है, ये इसका स्ट्रक्चर दिया गया है। तो MHC क्लास 1 के अंदर क्या होता है, B2 माइक्रोग्लोबुलिन होता है। और इतनी बात समझ आई है तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो हमारे पास एक ऐसा मैक्रोफाज है जिसके पास जो B2 माइक्रोग्लोबुलिन है उसको नॉकआउट कर दिया है, उसको वहां से डिलीट कर दिया है, यानी कि MHC1 वहां एक्टिव नहीं है। अब अगर MHC1 एक्टिव नहीं है तो वो तो TC सेल से एक्टिवेट नहीं कर पाएगा, TC सेल से कनेक्ट नहीं कर पाएगा, तो CD8+ वहां एक्टिव नहीं होगा। आई होप आपको बात समझ आई होगी। एक ऐसा मैक्रोफाज है जिसके पास जो MHC क्लास 1 है इसका ये डोमेन नॉकआउट कर दिया है, तो ये एक्टिव नहीं है। अगर MHC1 एक्टिव नहीं है तो वो TC सेल से एक्टिवेट नहीं कर पाएगा TC सेल को, यानी CD8+ को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ऐसा मैक्रोफाज जिसके पास ये नॉकआउट है वो क्या नहीं कर पाएगा, वो CD8+ को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। तो फर्स्ट का हो जाएगा हमारा थर्ड, ए का क्या है, थर्ड है, और ए का थर्ड हमें केवल एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, दैट इज थर्ड ऑप्शन। और देख लेते हैं। अब देखो सी वाला जो है, सी को बता देती हूं पहले। ऐसा मैक्रोफाज है जिसके पास HLA रीजन DP, DQ और DR डिलीटेड है, तो उसका क्या रिजल्ट होगा। अब हमने देखा जो ये MHC क्लास 2 होती है, ये जो MHC है किससे बनते हैं, कुछ जीन से बनते हैं जिनको हम HLA-DR, HLA-DQ और DP बोलते हैं। अब अगर ऐसा मैक्रोफाज है जिसके पास ये जीन नहीं है तो उसके पास MHC2 नहीं बनेगा। अब अगर MHC2 नहीं बनेगा तो वो TH से रिएक्ट नहीं कर पाएगा, मतलब कनेक्ट नहीं कर पाएगा, और यहां अगर कनेक्शन नहीं होगा तो CD4 एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा जो सी है ऐसा मैक्रोफाज जिसके पास ये डिलीटेड है वो CD4 को एक्टिव नहीं कर पाएगा, तो सी का हो जाएगा सेकंड। सी का यहां पर दिया हुआ है सेकंड। ओके, इसके बाद जो B7 नॉकआउट कर दिया, ऐसा मैक्रोफाज है जिसके पास B7 को नॉकआउट कर दिया गया है, तो वहां पर क्या रिजल्ट होगा। अब B7 का क्या रोल है, देखो ये है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल और ये है टी सेल। टी सेल के पास होता है टी सेल रिसेप्टर, और ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है उनके पास होता है MHC। तो जब ये एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे होते हैं तो सबसे पहला सिग्नल किसको दिया जाता है, इसका MHC और इसका TCR, ये कनेक्ट कर लेते हैं, तो ये होता है फर्स्ट सिग्नल। लेकिन उसको और मजबूती से करने के लिए वहां पर B7 और CD28 जो है ये भी कंबाइन करते हैं ताकि ये बाइंडिंग पूरी कंप्लीट हो सके। लेकिन एक ऐसा सेल जिसके पास B7 ही ना हो, तो वहां पर ना ही तो जो हमारा मतलब CD8+ है ना ही तो वो एक्टिव हो पाएगा। मान के चलो अगर ये TC सेल कौन सा है, TC वाला है,
तो ये भी एक्टिव नहीं हो पाएगा, और अगर ये क्या है TH है तो ये भी एक्टिव नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों सिग्नल जरूरी हैं। ये वाला तो हो जाएगा लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि B7 को डिलीट कर दिया है। तो ऐसा मैक्रोफाज जिसके पास B7 का डिलीशन हो रखा है, ना ही तो वो CD4 को एक्टिव कर पाएगा, ना ही CD8 को एक्टिव कर पाएगा, तो D का हो जाएगा 1, यहाँ पर D का दिया है 1। इसके बाद है जो TLR यानी टोल लाइक रिसेप्टर 4 जो है, अगर वो नॉकआउट कर दिया है तो देखो TLR4 नॉकआउट का और यहाँ पर हमारे जो MHC मॉलिक्यूल है उसका कोई रिलेशन नहीं है। तो अगर TLR4 को नॉकआउट कर भी दिया है तो भी इस चीज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि CD4 एक्टिव होगा या नहीं होगा। तो अगर इसे नॉकआउट कर दिया है तो भी ये सेल जो है मैक्रोफाज ये CD4 या CD8 को एक्टिव कर देता है। तो B का हो जाएगा 4th। तो हमारा सही आंसर है 3rd ऑप्शन। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये दिया हुआ है कैंसर से, कैंसर में यहाँ ये दिया है नेमिंग और यहाँ पर बताया है उसके बारे में, आपको मैच करके बताना है। तो देखो ल्यूकीमिया क्या होता है, शायद मैंने इसके बारे में लिखा है, यस। तो हाँ, ऐसे एंडोडर्म और एक्टोडर्म का जो एपिथेलियल सेल होता है, अगर वो सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसको कार्सिनोमा बोलते हैं। अगर जो हमारे मीजोडर्म सेल हैं जैसे कि मसल सेल है, कनेक्टिव टिश्यूज हैं, अगर उनमें कैंसर सेल बनता है तो उसको बोलते हैं सार्कोमा। अगर वहां पर हिमेटोपोइटिक सेल यानी कि जो WBC होते हैं, अगर वो कैंसर सेल में कन्वर्ट होते हैं तो उसको बोलते हैं ल्यूकीमिया। लेकिन WBC के बारे में ये बात है कि वो कभी भी एक सॉलिड मास नहीं बनाते, यानी कि सारे एक साथ ग्रो नहीं करते हैं एक ही जगह पर, वो अलग अलग जगह पर जाकर ग्रो करते हैं, तो उसको बोलते हैं ल्यूकीमिया। ये तीनों बातें अगर पता है तो क्वेश्चन काफी आसान है। ल्यूकीमिया क्या है अभी हम देख के आए हैं, एक ऐसा ट्यूमर है, एक हिमेटोपोइटिक सेल के अंदर जो कैंसर होता है जो कभी भी सॉलिड ट्यूमर की तरह ग्रो नहीं करता, तो ए का हो जाएगा 2nd। सार्कोमा क्या है अभी हमने पढ़ा है कि जो मीजोडर्म में कैंसर सेल होता है उसको बोलते हैं सार्कोमा। तो अ ट्यूमर दैट डेवलप फ्रॉम द मीजोडर्मल कनेक्टिव टिश्यूज। इसके बाद कार्सिनोमा क्या है, जो कि एंडोडर्मल या फिर एक्टोडर्मल सेल में होता है, तो सी का हो जाएगा 1st, अ ट्यूमर दैट हैज अराइज फ्रॉम द एंडोडर्मल टिश्यूज। इसके बाद मेलानोमा क्या होता है, कैंसर दैट डेवलप फ्रॉम द पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल ऑफ स्किन। स्किन के पास ऐसे सेल जो कि पिगमेंट को फॉर्म करते हैं, अगर उनमें म्यूटेशन होता है तो उसको मेलानोमा बोलते हैं। तो हमारा ए का क्या था, ए का है 2nd और बी का है 3rd और सी का है 1 और डी का है 4th। तो हमारा 1st ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आईडी है 236। ये क्वेश्चन भी कैंसर और एपोप्टोसिस दोनों से मिलाकर आया है। क्वेश्चन दिया है सर्वाइकल कैंसर सेल वर अनट्रीटेड आई और ट्रीटेड यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आईडी 236 से है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कैंसर प्लस एपोप्टोसिस दोनों से आया हुआ है। क्वेश्चन है सर्वाइकल कैंसर सेल वर अनट्रीटेड यानी माइनस और ट्रीट किया गया है यानी प्लस विद कंपाउंड एक्स, यानी कि सर्वाइकल कैंसर सेल हैं, 2 सेल लिए हैं, एक को हमने ट्रीट कर दिया है एक्स के साथ में और दूसरे को नहीं किया है। जिसको नहीं किया है उससे हमने माइनस से लिखा है, जिसको किया है उसको प्लस से लिखा है। अब ये एक्स क्या है, ये एक्स एक ऐसा प्रोटीन है जो कि एंटी कैंसर ड्रग है, यानी कि ये एक्स क्या है, एंटी कैंसर है, यानी ये कैंसर नहीं होने देता, ऐसा ड्रग है। The cell extract were analyzed by immunoblotting for the level of specific marker as indicated by the band thickness. The following result were obtained. फिर हमने क्या किया, उस X से इसको रिएक्ट किया, इसको नहीं किया, फिर हमने इन दोनों सेल को कंपेयर किया है। यहाँ पर आपको दिखाया है कि कंपेरिजन करने पर क्या मिला है, और फिर आपसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ कंपाउंड एक्स। अब इन सभी स्टेटमेंट में से कौन सा है जो हमें बताएगा कि एक्स कंपाउंड ने किया क्या है, कैसे उसने कैंसर को रोका है। तो हमें इसके लिए ये स्टडी करना पड़ेगा। फर्स्ट में लिखा है, अच्छा पहले देख लेते हैं, मतलब ये सेल है जिसको हमने नहीं किया है एक्स से ट्रीट, और ये है जिसको किया है। तो जिसको किया है उसके अंदर हमने देखने को मिला है कि जो फेड होता है FADD वो बहुत ज़्यादा है, यहाँ नहीं है। बैक्स यहाँ कम है लेकिन यहाँ थोड़ा ज़्यादा है। यहाँ पर जो क्लीव कैस्पेज 9 है वो कम है, 8 ज़्यादा है, 3 भी ज़्यादा है, P53 भी ज़्यादा है, और जो B ट्यूबलिन है वो थोड़ा कम है। यहाँ पर लगभग सभी कम है, बस बैक्स थोड़ा ज़्यादा है और ये कैस्पेज 9 ज़्यादा है, मतलब एक्स ने ये सब किया है। अब हम बात करते हैं कि इससे क्या हुआ है। जैसे देखो, कंपाउंड एक्स इंड्यूस सेल डेथ बाय द इंट्रिंसिक पाथवे बाय एक्टिवेटिंग कैस्पेज 8 एंड अपोप्टोसिस वाज P53 इंडिपेंडेंट। तो देखो ये तो बिल्कुल साफ साफ पता लग रहा है कि गलत है, क्योंकि अगर
इसमें कहा है कि एक्स ने कैसे रोका है कैंसर को, p53 पर वो डिपेंड नहीं है। अगर वो p53 पर डिपेंड नहीं होता तो यहाँ पर p53 का जो अमाउंट है, जो उसका कंसंट्रेशन है, वो इंक्रीज ना होता। मतलब यहाँ पर इस एक्स कंपाउंड ने p53 को पूरा इस्तेमाल किया है, इसलिए इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। लेकिन यहाँ लिखा है इंडिपेंडेंट, तो ये हो जाएगा गलत। पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो एपोप्टोसिस है उसके दो पाथवे होते हैं, एक एक्सट्रिंसिक है और एक इंट्रिंसिक है। एक्सट्रिंसिक में क्या होता है, एक फेस लिगेंड आता है, उसका फेस रिसेप्टर होता है, फिर दोनों कंबाइन करते हैं तो फैड को एक्टिवेट कर देते हैं। फिर फैड क्या करता है, कैस्पेज 8 को क्लीव करता है, फिर वो बिड की फॉर्मेशन करते हैं। बिड क्या करता है, जाकर के माइटोकॉन्ड्रिया में साइटोक्रोम सी को रिलीज करता है और फिर वहां पर कैस्पेज 9 को एक्टिवेट किया जाता है, तब ये सेल की डेथ करवा देता है। लेकिन अगर बात करें इंट्रिंसिक पाथवे की, तो वहां पर ये सब नहीं होता, वो अंदर जाएगा और जो बैक्स है उसको एक्टिवेट करता है और फिर बैक्स जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, वो साइटोक्रोम सी को रिलीज करता है और फिर यहाँ पर कैस्पेज 9 फॉर्म होता है। ठीक है, अब हमने देखा है कि हमारे इस डायग्राम के अंदर फैड का जो अमाउंट है काफी ज्यादा है लेकिन बैक्स का कम है। तो इससे क्या इंडिकेशन मिलता है, इससे हमें इंडिकेशन मिलता है कि उस एक्स कंपाउंड ने एक्सट्रिंसिक पाथवे को यूज किया होगा, इसीलिए वहां फैड ज्यादा है, और इंट्रिंसिक को नहीं किया है, इसलिए वहां बैक्स कम है। ठीक है, तो देखो फिर से हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट तो हमने गलत कर ही दिया था क्योंकि इसमें लिखा भी क्या है, इंट्रिंसिक पाथवे, लेकिन उसने एक्सट्रिंसिक पाथवे यूज किया है। तो सेकंड में क्या है, कंपाउंड एक्स इंड्यूस सेल डेथ बाय द एक्सट्रिंसिक पाथवे बाय इंड्यूसिंग द फेस लिगेंड एसोसिएटेड डेथ डोमेन फेड एंड एपोप्टोसिस वाज p53 डिपेंडेंट। ये ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है अभी तक कि उसने क्या किया है, एक्सट्रिंसिक पाथवे से डेथ कराया है और उसमें उसने यूज किया है फैड को और p53 को भी यूज किया है, इसीलिए ये दोनों काफी ज्यादा हैं। तो ये स्टेटमेंट अभी तक तो सही है। थर्ड देख लेते हैं, कंपाउंड एक्स इंड्यूस सेल डेथ बाय रिड्यूसिंग द एक्सप्रेशन ऑफ बैक्स इन अ p53 डिपेंडेंट मैनर एंड कंसिक्वेंटली इंक्रीजिंग द एक्सप्रेशन ऑफ कैस्पेज। नहीं, कैस्पेज का जो एक्सप्रेशन है वो इंक्रीज नहीं हुआ है। देखो कैस्पेज 9 क्या है, कम है यहाँ पर, तो ये स्टेटमेंट हमारा इस वजह से गलत हो जाएगा। फोर्थ में लिखा है कि कंपाउंड एक्स ने सेल डेथ किया है बाय एक्टिवेटिंग द डेथ डोमेन टुगेदर विद इंक्रीजिंग द एक्सप्रेशन ऑफ द प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन इन अ p53 इंडिपेंडेंट मैनर। ये बात फिर से आ गई है कि p53 को इसने यूज नहीं किया है, लेकिन किया है तभी तो यहाँ पर ये ज्यादा है। तो फोर्थ भी हो जाएगा हमारा गलत, यानी कि जो सेकंड ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए बात करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 237 है। यहाँ आपको कुछ जंक्शंस के बारे में दिया हुआ है और यहाँ इसका फंक्शन बताया है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले उठाते हैं प्लाज्मोडेस्माटा को। अगर आपको पता है तो प्लाज्मोडेस्माटा एक ऐसा मतलब कनेक्शन करता है सेल के बीच में, वो भी प्लांट सेल के अंदर। वो ऐसा कनेक्शन करता है कि प्लांट सेल जो हैं उस प्लाज्मोडेस्माटा की हेल्प से चीज़ों का लेन देन कर सकते हैं। देखिए यहाँ कहाँ लिखा है ये प्लांट के बारे में, फोर्थ में लिखा है कि जो प्लाज्मोडेस्माटा होता है अलाउ द पैसेज ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल बट नॉट द मैक्रो मॉलिक्यूल्स विद सम एक्सेप्शन इन द प्लांट्स। एग्जैक्टली ये जो प्लाज्मोडेस्माटा है स्मॉल मॉलिक्यूल्स को पैसेज कर देता है, लेन देन करवा देता है प्लांट सेल के अंदर। तो हमारा जो सी ऑप्शन है उसका हो जाएगा फोर्थ, और सी का फोर्थ किस में दिया है, ओके दो ऑप्शन में दे रखा है, यानी ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। चलिए, जो गैप जंक्शन होता है ये एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट है और प्लाज्मोडेस्माटा और गैप जंक्शन को सेम बताया जाता है, बस डिफरेंस ये है कि प्लाज्मोडेस्माटा प्लांट के अंदर होता है और गैप जंक्शन एनिमल के अंदर होता है। तो गैप जंक्शन क्या करता है, एनिमल सेल के अंदर है और ये छोटे मोटे कंपाउंड को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। तो गैप जंक्शन का क्या हो जाएगा, अलाउ पैसेज फॉर स्मॉल वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सेल टू सेल इन अ एनिमल टिश्यूज। तो बी का हो जाएगा हमारा थर्ड, बी का है थर्ड, बी का थर्ड केवल इसमें दिया है तो ये भी कट जाएगा। हमारा सही आंसर आ चुका है सेकेंड। ओके, टाइट जंक्शन, नाम से इंडिकेशन है, इतना टाइट कर देता है कि कुछ भी चीजें लेन देन नहीं किया जा सकता। तो ये क्या करता है, टाइट जंक्शन सील गैप बिटवीन द एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल के बीच में जो थोड़ा बहुत भी गैप है उसको बिल्कुल बंद कर देता है, बिल्कुल सील कर देता है। तो ए का हो जाएगा सेकंड, तो यहाँ ए का ही सेकंड दिया हुआ है। ओके, जो डेस्मोजोम्स होते हैं वो क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट इन वन सेल टू दोज इन द नेक्स्ट सेल, यानी कि एक दूसरे सेल के जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं उनको जोड़ना ही डेस्मोजोम्स होता है। तो डी का हो जाएगा 1 और डी का यहाँ पर भी 1 है, तो सही आंसर हो जाएगा सेकेंड। ओके, चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन आईडी है 238। क्वेश्चन दिया है
ओके हम इस क्वेश्चन को पढ़ते रहेंगे, साथ साथ इसको ड्रॉ भी करते रहेंगे। क्वेश्चन में दिया है एक इनब्रेड माउस स्ट्रेन लिया है विद डिफरेंट MHC हेलोटाइप होमोजाइगस H2M MHC हेलोटाइप एंड होमोजाइगस फॉर द H2N हेलोटाइप वर मेटेड रिजल्टिंग इन F1 प्रोजेनी दैट हैव H2MN। मतलब क्या कहा है, हमारे पास दो पेरेंट हैं जिसमें से एक क्या है, होमोजाइगस है फॉर व्हाट, फॉर H2M, यानी कि H2M के लिए होमोजाइगस है। सेकंड कौन सा है, होमोजाइगस फॉर H2N, मतलब H2N के लिए होमोजाइगस है, ये दोनों हैं। और जब उनको मेटिंग कराया गया तो हमें F1 प्रोजेनी मिला, जो कि क्या है, जो हमें मिला है H2M और N, मतलब M यहां से आया होगा और N यहां से आया होगा, ये हमें मिला है। अब फिर क्या किया गया, फिर वहां स्किन ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट वर परफॉर्म बिटवीन दीज माउस स्ट्रेन, मतलब कि पेरेंट्स विद H2M एंड H2N हेलोफाइट एंड प्रोजेनी विद H2MN MHC हेलोफाइट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन ऑफ द स्किन ग्राफ्ट इज करेक्ट। यानी कि ये पेरेंट हैं दोनों और इनसे मिला है ये ऑफस्प्रिंग। अब हमें इन तीनों के बीच में स्किन का ट्रांसप्लांटेशन करना है, स्किन को भेजना है। तो ये पूछा है कि कौन किसका एक्सेप्ट करेगा, कौन किसका रिजेक्ट करेगा। तो देखो ग्राफ्टिंग के लिए, किस चीज को ट्रांसप्लांट करने के लिए जरूरी होता है कि उनमें कुछ सिमिलैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो फर्स्ट में क्या लिखा है, एक मिनट रुकिएगा, ओके। फर्स्ट में लिखा है कि स्किन ग्राफ्ट फ्रॉम द प्रोजेनी विल बी एक्सेप्टेड बाय एनी ऑफ द पेरेंट, यानी कि अगर मैं स्किन को ग्राफ्ट करती हूं प्रोजेनी से किसी भी पेरेंट में, या तो इसमें या तो इसमें, तो वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, वहां पर वो हो जाएगा। तो ये बात कितनी हद तक सही है, देखो मैंने प्रोजेनी से किस में दिया है, पेरेंट में दिया है। अब इस पेरेंट की अगर मैं बात करती हूँ, उसके पास MM है, तो इसके पास M है, N है, तो M वाला कंपाउंड तो ठीक है रिलेट कर जाता है, लेकिन इसने कभी N नहीं देखा है, तो जब इसके पास N वाला भी जाएगा तो ये रिजेक्ट कर देगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऐसे अगर यहां पर बात करते हैं तो इसका जो N है वो तो मैच हो गया है, लेकिन इस पेरेंट ने कभी भी M को नहीं देखा है, तो जब यहां से इसका कॉम्बिनेशन जाएगा तो ये भी रिजेक्ट कर देगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन इसमें लिखा है कि एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये बात हो जाएगी गलत। सेकंड में क्या है, स्किन ग्राफ्ट फ्रॉम वन पेरेंट विल बी एक्सेप्टेड बाय द अदर पेरेंट, यानी कि क्या किया है, अब इस पेरेंट को इसमें दिया है तो क्या एक्सेप्ट होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें दोनों MM है, इसने कभी N नहीं देखा। तो अगर मैं यहां से इसको देती हूं तो वो भी नहीं होगा। अगर इसने NN देखा है, कभी M के बारे में ये नहीं जानता है, तो अगर मैं इसको दूंगी तो ये भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो पेरेंट्स जो है आपस में वो भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो सेकंड भी गलत हो जाएगा। थर्ड में लिखा है स्किन ग्राफ्टिंग फ्रॉम प्रोजेनी विल बी एक्सेप्टेड बाय द पेरेंट होमोजाइगस फॉर H2M हेलोटाइप बट नॉट बाय द पेरेंट होमोजाइगस फॉर H2N। इसने कहा है कि प्रोजेनी से अगर मैं इसको देती हूं तो ये तो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन अगर इसको दूंगी तो ये नहीं करेगा। ये बात भी गलत है, ना ही तो ये करेगा और ना ही ये करेगा, तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी हो जाएगा गलत। फोर्थ में लिखा है स्किन ग्राफ्ट अगर की जाती है किसी भी पेरेंट से विल बी एक्सेप्टेड बाय द प्रोजेनी, तो ये बात सही है। अगर हम ग्राफ्ट करते हैं इस तरीके से, यानी इस पेरेंट से हम इसे देते हैं तो भी एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके पास MM है, इसके पास भी तो M है, तो ये कर लेगा। और अगर इससे देते हैं इसको तो इसके पास NN है, तो इसका N वाला फैक्टर एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये बात हो जाएगी सही। तो हमारा जो फोर्थ स्टेटमेंट है विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी कि अगर स्किन का ग्राफ्ट होता है पेरेंट से, किसी भी पेरेंट से, किसको, प्रोजेनी को, तो वहां पर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ये बात फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो 4 क्वेश्चन पार्ट बी के और 6 क्वेश्चन पार्ट सी के हमने सोल्व कर लिए हैं। अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।